दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक रिलेट करता है पैसे के साथ। और पैसा एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए सभी इंटरेस्टेड रहते हैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपके साथ कुछ हार्ड फैक्ट्स और बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक्सपीरियंस की है और कहीं न कहीं मुझे उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ। इसलिए मैं जो भी कहूँगा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर पे लकीर हो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना है, लेकिन मैं कुछ आपको आइडियाज़ दे सकता हूँ जिनसे मुझे सक्सेस मिली है। तो द टॉपिक इज़ कि कैसे आप अपने पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जितना भी जल्दी आप अपनी लाइफ में पैसा कमाना शुरू करते हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, वो है अपनी नीड को फ़ोकस करनी चाहिए। अब नीड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी है? हाँ है। कपड़ा है। मकान है? नहीं है तो सबसे पहले मकान लीजिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि नीड जो है ना, वो आपकी सबसे पहली नीड होती है खुद का घर। जैसे-जैसे आपने अब अपना खुद का घर ले लिया, अब क्वेश्चन आता है कि आपके प्लानिंग क्या है? आपको सबसे पहले अपनी लाइफ़ की प्लानिंग 3 फ़ेजेज़ में करनी चाहिए। नंबर 1 आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, नंबर 2 आपके मीडियम टर्म गोल्स और नंबर 3 आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको प्लान करना चाहिए कि आप कितना जल्दी रिटायर होना चाहिए। सपोज़ करिए आप 24-25 की उम्र में कमाना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हर इंसान सोचता है मैं 35 साल, 30 साल जो है कम पहले कमाऊँ, फिर मैं उस चीज़ को एन्जॉय करूँगा, खाऊँगा। पर मुझे ये बताइए दोस्तों 60, 65, 70 के बाद कितने लोग उसे एन्जॉय कर पाते हैं? शायद सिर्फ़ 2% 3%। तो क्या आप उन 2% 3% में पॉसिबिलिटी समझते हो अपनी या 97% में आ पाओगे? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना हमको इसको लिंक नहीं करना चाहिए कि मैं जो है ये सारा पैसा ही कमाता रह जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करूँगा 60-70 के बाद। दोस्तों ये आपकी सोच शायद गलत है। आप देख लीजिए कितने 60-70 की उम्र के बाद के लोग एन्जॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को। वो मेडिकल इश्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको डिप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके पास फिज़िकल इश्यूज़ हो जाते हैं। इतने सारे इश्यूज़ हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ़ जो उन्होंने 30-35 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने में लगा दी, वो लाइफ़ को अब वो एन्जॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सपोज़ करिए आपने 24-25 की उम्र में कमाना शुरू किया, आप प्लान कर लीजिए कि मैंने यार 40-45 के बीच में कहीं पे भी जो है ना मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। व्हिच मीन्स आपके पास कितने साल हैं? आपके पास 15 से 20 साल हैं। तो इस बस जो आपने काम 35 साल में करना था ना, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना है 15 से 20 साल में। यही एक सिंपल प्लानिंग है जो आपको करनी है। अब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स आपके होंगे कि आपकी जो हेल्थ है, उस पे आप काम करें। आपके पोस्ट रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस पे काम करें। आपके बच्चों की शादी का आप प्लान करें। तो ये जो आपके खुद के मेडिकल इश्यूज़ पे आप प्लानिंग करें। ये आ गई आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसमें कितना पैसा लगेगा? फिर आते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग। मीडियम टर्म प्लानिंग में आ गया आपके बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, तो वो तब कितना पैसा लगेगा, 12th की में कितना पैसा लगेगा, तो ये तकरीबन मीडियम टर्म प्लानिंग में आता है। फिर आ गया आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग आ गई आपकी करंट एक्सपेंसेस क्या हैं, आपको क्या-क्या इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको प्लानिंग करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो सपोज़ करिए 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए आए तो आप क्या करते हो पहले 10,000 यहाँ खर्चा किया, 15 यहाँ खर्चा किया, 20 यहाँ खर्चा किया, फाइनली में जो बचा उसको आपने अपनी सेविंग में डाल दिया। 90% लोग यही करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स करेंगे तो शायद आपको ये चीज़ बहुत ही फ़ायदा देगी। करना क्या है आपको? आपको क्या करना है कि जैसे सपोज़ आपको पता है कि मैंने यार 1 लाख आज मैं कमा रहा हूँ, ठीक है? 2 साल बाद हो सकता है आप 2 लाख कमाओ, 3 साल बाद हो सकता है आप 5 लाख कमाओ। तो आपको अपनी सैलरी में से अमाउंट नहीं प्लान करना है, आपको अपनी सैलरी में से परसेंटेज प्लान करनी है। क्योंकि अमाउंट आपका सैलरी बढ़ती जाएगी और आपको अपनी परसेंट जैसे सपोज़ करिए कि भैया मुझे हर महीने अपनी सैलरी में से 35% से लेके 40% सेव करना है। तो आपका आपका ऑब्जेक्टिव पता क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि यार मेरी 1 लाख रुपए सैलरी आई, मैं सब कुछ बाद में करूँगा, पहले मैं 40,000 सेव कर लूँगा, ठीक है? वो आपने 40,000 सेव करने, अब ये जो 60,000 बचे ना, इसमें से आपने एक्सपेंसेस करने। हम क्या करते हैं पहले सारे एक्सपेंसेस को टेक केयर कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है, उसे हम जो है बैंक में या कहीं पे भी प्लान करते हैं। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें। अब क्वेश्चन आता है कि जो भी आपने सेव किया, कैसे सेव किया? हम लोग क्या करते हैं चलिए 40,000 रुपए बचा इसका फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवा देते हैं।
ठीक है, 40,000 बचा है, कोई आदमी पूरा शेयर मार्केट में लगा देता है। 40,000 बचा है, कोई आदमी गोल्ड ले लेता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी करना चाहिए। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। एक फ्रेज़ है, वो ये कहता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। इसका मतलब है कि अगर सपोज़ करिए आपने एक बास्केट के अंदर सारे अंडे डाल दिए, मान लीजिए किसी वजह से वो बास्केट गिर गई, आपका हाथ हिला, कोई बाहर से तूफ़ान आया, कुछ भी आया, तो सारे के सारे अंडे फट जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये छोटा सा फ्रेज़ जो है, ये हमारी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग में भी लिंक करता है कि अगर आपने सारे का सारा इन्वेस्टमेंट अपना एक जगह पे लगा दिया, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी में लगा दिया, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में लगा दिया, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ में लगा दिया, दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफ़ाई करना है। डाइवर्सिफ़ाई करना कैसे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। एक सिंपल सा रूल होता है कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब ये इक्विटी और डेट क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाइए, आप उसको शेयर मार्केट में लगाइए। म्यूचुअल फंड में भी आपको उसमें उन म्यूचुअल फंड्स में लगाना है जो म्यूचुअल फंड्स जो है जिसका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है शेयर मार्केट की तरफ पे, ठीक है? और आपको क्या करना है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी एज है 25 साल, ठीक है? तो 100 माइनस 25 मतलब 75। तो 75% जो है ना आपको अपना इक्विटीज़ में लगाना चाहिए और 25% आपको अपना डेट में लगाना चाहिए। अब करना कैसे है? 75% का मतलब हो गया, आप इसको म्यूचुअल फंड में लगाइए, आप इसको शेयर मार्केट में लगाइए, लेकिन आप ट्रेडर मत बनिए। क्योंकि आप किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को पूछ लीजिए, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, 99% ट्रेडर्स लॉस करते हैं ज़िंदगी में। सिर्फ 1% ट्रेडर है जो गेन करके बाहर निकलता है। दोस्तों, इसलिए ट्रेडिंग सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा नुकसान ट्रेडिंग में होता है लोगों को। ट्रेडिंग कभी मत करिए, ऑलवेज़ गो फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है, पिछली कितने भी सालों की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो म्यूचुअल फंड्स हैं और शेयर मार्केट हैं, इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। लेकिन शेयर मार्केट में भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है, उसे निफ्टी 50 भी कहते हैं, उसे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ऐसा कहते हैं। तो अब ये सब चीज़ों में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेना है जब हमारी यंग एज है, और रिस्क वैसे वैसे कम होता जाएगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपोजर इक्विटी में कम होगा और डेट में ज़्यादा होगा। तो आपको डेट का मतलब क्या हुआ? अब डेट का मतलब हो गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट डिपॉजिटरीज, ठीक है? ये सारे के सारे एरिया, इवन गोल्ड, वो भी डेट में ही आता है, ठीक है? तो हमें जो है ना, इन सब चीज़ों में पैसा लगाना है थोड़ा थोड़ा, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, हम शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से जो पैसा लगाया हुआ है वो हम निकाल के शिफ्ट करते जाएंगे इक्विटीज़ में। अगर आप ऐसे करते जाएंगे, मोर ओवर वॉरेन बुफे, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो तो यही चीज़ कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जब आप सोए हो ना, तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे बन रहे हो, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आपने सपोज़ करिए पैसा कमाया और उसे डिफरेंट डिफरेंट असेट्स में आप लगा रहे हैं, ठीक है? आप अपनी लग्जरीज़ को ना थोड़ा सा एक पर्टिकुलर टाइम तक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। लेकिन क्यों क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करिए? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप 24-25 साल की उम्र ऐसी होती है कि यार मुझे बड़ी कार लेनी है, ठीक है? मुझे बहुत बड़ा मोबाइल लेना है। मैं मानता हूँ, वो बात सभी के दिमाग में आती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो शायद आपको वो लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा दे सकती है। आपको मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरा खुद का, ठीक है? 2007 में मैंने अपना 2006 में मैंने बॉम्बे में एक मेरी शादी हुई थी 2007 में। तो शादी से पहले मैंने सोचा, यार मेरा सबसे पहला जो नीड है वो है घर, तो क्यों ना मैं घर लूँ। तो मैंने बहुत सर्च आउट किया, मेरी कोई सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एवरेज सैलरी थी, और मैंने कुछ बैंक से लोन उठाया और कुछ अमाउंट जो मैंने सेव किया हुआ था, वो उससे मैंने एक घर ले लिया, ठीक है? मैंने वो घर लिया था तकरीबन 17 लाख रुपए में। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 17 लाख रुपए में मैंने वो घर ले लिया, और उसी टाइम पे मेरा कलीग भी था, मेरी डेज़िग्नेशन के बराबर, मेरे बराबर उसकी सैलरी, सब कुछ मतलब 99% हमारा सेम था। 2007 में जनवरी में मेरी शादी होनी थी, मार्च में उसकी शादी होनी थी, ठीक है? नियरली हमारा सब कुछ सेम था, वो एज भी सेम, सब कुछ सेम। मैंने उसको कहा कि दोस्त, अब तू क्या प्लान कर रहा है? वो कहता है, भाई देख, ऐसा है, शादी होने वाली है, बढ़िया गाड़ी लूँगा और ज़िंदगी के मज़े लूँगा। मैंने कहा, देख यार दोस्त, मेरे हिसाब से घर ले ले, घर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि घर जो है हमारी नीड है और गाड़ी जो है हमारी लग्ज़री है। बोलता, नहीं नहीं यार, ज़िंदगी का क्या पता है कब हम मर जाएँ। मैंने कहा, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ़ द डे हमें फ्यूचर प्लानिंग करना भी कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ये चीज़ सजेशन दिया, उसने वो बात मानी नहीं। मैंने घर लिया और उसने गाड़ी ली। मैंने घर के में की जो बैंक में था घर की ईएमआई दी, उसने गाड़ी की ईएमआई, उसने 15 लाख की गाड़ी ली, मैंने 17 लाख का घर लिया। अब वो बैंक की में घर की गाड़ी की ईएमआई भर रहा था, मैं अपने घर की ईएमआई भर रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए 2006 में मैंने लिया था, 7 में मैं घर पे आ गया, व्हिच मीन्स मैंने अपना 20,000 रुपये मंथली रेंटल चुका दिया, क्योंकि अब मेरा खुद का घर था। वो आदमी गाड़ी की भी ईएमआई दे रहा था और घर का भी रेंट पे कर रहा था। आप सोचिए उसको डबल एक्सपेंस। दूसरी चीज़, वो आदमी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कर रहा था, वेयर एज़ मेरे पास बाइक था, मेरे पास खर्चा बहुत कम था उस चीज़ का, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं बॉम्बे में रहा, बॉम्बे में प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और उसकी कभी भी लेने की सिचुएशन आई ही नहीं। उसने सोचा यार इतने महँगे फ्लैट लेके फ़ायदा कोई नहीं, ईएमआई में दब जाऊँगा। और मैंने जो फ्लैट लिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2010 में मैंने उसका पूरा का पूरा पैसा बैंक से जो लोन लिया था, वो चुका दिया, क्योंकि मैंने वो जो सेविंग की थी। अब वो घर मेरे लिए फ्री हो गया, ठीक है। अब मैंने उसको कहा 2012 में, मैंने कहा कि देख मैंने 5 साल अपना रेंट भी बचाया, तो सोच मैंने कितना रेंट बचाया होगा, ठीक है। तूने 5 साल रेंट भी दिया, गाड़ी की ईएमआई भी दी, गाड़ी के रिकरिंग एक्सपेंसेस भी किए। तो अब एक काम करते हैं, मैं अपना घर बेचने जाता हूँ और तू अपनी गाड़ी बेचने जा। 15 लाख की गाड़ी की उसने वैल्यू निकाली साहब, वो 3.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू आई। और मेरे 17 लाख की जो फ्लैट की वैल्यू थी उस टाइम के बता रहा हूँ मैं, 2012 में, उसकी वैल्यू पहुँच गई थी 60 लाख रुपए। तो आप इमेजिन करिए कि लाइफ में नीड पे फोकस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और लग्ज़री को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना कितना। मैंने उसको एक ही चीज़ कही थी, उसने कहा, मैंने कहा देख बॉम्बे में इतनी टैक्सीज मिलती हैं, ठीक है, तेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास लाखों गाड़ी है। जब मुझे कहीं जाना होगा मैं टैक्सी को बुक करूँगा, मेरे पास घर पे टैक्सी वाला बंदा आएगा और मुझे घर से लेके जाएगा, और मेरे पास लाखों गाड़ी है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, बॉम्बे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्किंग की। मैंने कहा देख मेरे को ड्राइवर लेने आएगा, ड्राइवर छोड़ देगा, ना मुझे पार्किंग की चिंता, ना मुझे पार्किंग का पैसा देना है, मेरे लिए सिंपल। और तीसरी चीज़, ना मुझे कोई बैंक की ईएमआई देनी है गाड़ी की। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें थी जिससे मैंने एक अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग किया। रिटायरमेंट तो नहीं, मैं काम तो अभी भी करता हूँ, लेकिन एक लाइफ़ को ऐसा प्लान किया कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ से बाहर निकल जाऊँ। दोस्तों, तो ये जो वेल्थ में कन्वर्जन है ना, वेल्थ में कन्वर्जन पैसे की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने लाइफ़ में कभी भी महँगा फ़ोन शायद आज भी नहीं लिया, क्योंकि मैं समझता ही नहीं हूँ कि मेरी औकात है 1.5 लाख या 2 लाख रुपए के फ़ोन लेने की, ठीक है। मैं आपको छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, मैंने हमेशा 10-15 हज़ार इतना ही फ़ोन लिया, इससे ज़्यादा कभी फ़ोन ही नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी, वो मेरा 10-15 हज़ार रुपए का फ़ोन कवर अप कर देता था। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर मैं महँगा फ़ोन लेता 1.5 लाख 2 लाख का, तो मैं 1 साल बाद बोर हो जाता हूँ, 2 साल बाद बोर हो जाता हूँ, तो मुझे हर साल 2 साल बाद डेढ़ लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता। अब क्या है, मुझे कोई चिंता नहीं होती है, 10-15 हज़ार का फ़ोन है, गुम हो गया, चोरी हो गया, 2 साल 1 साल बाद चेंज करना पड़ा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो लाइफ़ में ना कुछ आपको ऐसे फंडामेंटल्स लाने पड़ेंगे जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहें। दूसरा, आपके पास जो है एक ऐसी इफ़ेक्टिव प्लानिंग हो जिससे आप अच्छे से अपना लाइफ़ को सेटल कर सकें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों, जब भी आप लाइफ में एक्सपेंस प्लानिंग करें ना, तो उसमें डेफ़िनेट सी बात है, एंटरटेनमेंट तो हमारी लाइफ में होना ही चाहिए। हम ये भी सोचते हैं कि हम कहीं घूमने जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, फैमिली ट्रिप पे जाएँ। क्वेश्चन ये आता है कि देखो, हमें ना अपनी जितनी चादर है उससे ज़्यादा पाँव नहीं पसारना है, ठीक है? कुछ लोग ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई लेके खर्च करते हैं। मुझे वो लोगों पे ना तरस आता है एक्चुअली, कि देखिए क्रेडिट कार्ड इटसेल्फ, क्रेडिट कार्ड इसका मतलब क्या है? उधार। और उस उधार को भी आप टुकड़ों में बाँट रहे हो। मतलब आप समझो कि भीख की भी हद हो गई। पहले क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट लेते हो और उस क्रेडिट को भी आप टुकड़ों में ईएमआई में डिवाइड कर देते हो, तो वो हालत हो जाती है। इसलिए लाइफ में आपको हमेशा ये चीज़ प्लान करनी चाहिए कि भैया सबसे पहले मैं अपने एक स्पेसिफिक अमाउंट को जोड़ूँ और उस जोड़े हुए अमाउंट को मैं जो है अच्छे से डाइवर्सिफ़ाई करूँ, क्योंकि वही चीज़ आपको इन्वेस्ट कर। अब मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने कुछ शेयर लिए थे, ठीक है? 2006-7 में मैंने कुछ शेयर लिए थे, शेयर मार्केट में मैंने पैसा डाल दिया, ठीक है? मुझे बहुत लोगों ने बोला यार आज लो, कल बेचो, आज लो, 10 दिन बाद बेचो, आज लो, 15 दिन बाद बेचो, 1%, 2%, 5%, मतलब अगर आप लाख रुपए लगाते हो तो 1,10,000 रुपए लेके चले जाओ 1 महीने में, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ साहब, मैंने थोड़ा ज़्यादा पैसे नहीं मेरे पास थे, बस थोड़े से पैसे थे जो मैंने शेयर मार्केट में लगाए, ठीक है?
मेरे पास कुछ ईसॉप्स भी होते थे जिसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, वो कंपनी हमें देती थी, मैंने कभी बेचे ही नहीं हूँ, ठीक है। जब मैंने कहा ना मैंने 2010 में मेरा पूरा का पूरा लोन चुका दिया, आपको पता है वो कैसे चुकाया? वो ऐसे ही चुकाया। वो कैसे चुकाया कि मैंने जो शेयर्स लिए हुए थे वो शेयर्स को मैंने बेचा ही नहीं, और वो शेयर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने मुझे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ दिया। मतलब अगर मैंने 10,000 का शेयर खरीदे थे तो उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिया, 15 गुना बढ़ गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपको सही तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी। मैं ये नहीं कहता कि हर शेयर 15 गुना बढ़ जाता है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक बने रहें, डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कैसी है, डिपेंड करता है अगर। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि हम एक्सपर्ट नहीं है फाइनेंशियल। आपको हमेशा पैसा देना चाहिए एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, अपने अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार मैं 5-10 हज़ार रुपये क्यों दूँ, फालतू का पैसा उसको क्यों दूँ मैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि 5-10 हज़ार रुपये साल का उसको दिया हुआ आपको 5-10 लाख रुपया इंक्रीमेंटल दे सकता है। इसलिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर करिए, एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए। क्योंकि देखो, जैसे आप डॉक्टर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, इंजीनियर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानर्स जो होते हैं ना वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। उन लोगों को पता है कि कहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आपको जो है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प बहुत ज़रूरी है, जो लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसा किया कि मैं रीडिंग बहुत करता था, मैं बिजनेस चैनल्स बहुत देखता था। तो जो भी मैंने सीखा उन्हीं सब चैनल से सीखा, उसी सब रीडिंग से सीखा। और मैंने कभी ना लाइफ में ऐसा नहीं सोचा कि मतलब रिस्क लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए रिस्क, बट अगर आपकी जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाए रिस्क का अमाउंट उतना ही कम होना चाहिए। कम एज में आप ज़्यादा रिस्क लीजिए, ज़्यादा एज में आपको कम रिस्क लेना है। ये फंडामेंटल आपने तैयार करके रखना है। दूसरी चीज़ जो आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा मस्ट है, अगर किसी को सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो जैसे मैंने बताया रोटी कपड़ा और मकान, मकान हो गया। अब आप चलिए हेल्थ की तरफ। हेल्थ में सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी चाहिए वो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में लोग सोचते हैं कि भैया देखो ऐसा है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो उसका क्या फ़ायदा। एक एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो आपका बनता है 1 साल के लिए, वो एवरी ईयर आपको जो है रिन्यू करवाना है। लाइफ इंश्योरेंस भी बनता है, एवरी ईयर आपको रिन्यू करवाना है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। अब आप कुछ लोग सोचते हैं कि भैया मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों लूँ, पैसा ज़िंदगी भर देना है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो लाइफ इंश्योरेंस को सबसे पहला फंडा याद रखिए, जितना जल्दी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस ले सको ना ले लो। जिस इंसान ने गलती की, लेट किया, उसे जब याद आए ना लाइफ इंश्योरेंस तो मस्ट होना चाहिए, जो सबको लेना चाहिए, ठीक है, जब याद आ जाए। लेकिन जितना जल्दी आप लेंगे उतनी कम आपकी जो है एनुअल प्रीमियम बनेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपने कज़न को, उसकी एज 27-28 थी, उसको मैंने सजेशन दिया कि यार आई थिंक 26 थी। मैंने सजेशन दिया कि यार तू लाइफ इंश्योरेंस फटाफट से ले ले। उसने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, 1.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस। कितने का? 1.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस। कितने में लिया उसने? आई थिंक 17,000 रुपये उसकी या 16,000 रुपये उसकी साल की प्रीमियम है। अब आप इमेजिन करिए, उसने 90 साल का इंश्योरेंस लिया, 90 ईयर्स तक का। 90 ईयर्स कौन जीता है? कितने परसेंटेज लोग 90 ईयर्स जीते हैं? हार्डली 1 या 2%। विच मीन्स आपके पास पॉसिबिलिटी है 98% की आपको वो पैसा ज़रूर मिलेगा, 1.5 करोड़ रुपए ज़रूर मिलेगा। अब आप इमेजिन करिए, 28 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में आपने 18,000 रुपये बैंक को दिया, ठीक है, एज ए प्रीमियम। मैं कहता हूँ आपने 70 साल तक दे दिया। अब 70 साल तक, 70 तो क्या 60 साल तक, 60 तक को अगर 60 साल तक आपने दिया, मतलब 60 आपने प्रीमियम पे किए। 60 प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 18 को मैं 20 कर लेता हूँ, 12 लाख रुपए आपने दिए पूरी ज़िंदगी में। पर आपको कवर कितने का मिला? 1.5 करोड़ का। तो दोस्तों अब इमेजिन करिए, मैं अब आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। इमेजिन करिए कि आप जो है घर से बाहर गए, ठीक है। अब घर से बाहर तो आप हर रोज़ सुबह जाते हैं, ठीक है। एक दिन ऐसा आया कि आप घर से बाहर गए लेकिन वापस घर पे आए नहीं। भगवान ना करे, मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो डेथ हो गई, ठीक है। अब डेथ हो गई विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 2 लाख रुपए। घर का खर्चा कितना है? 1.5 लाख रुपए। जिस दिन आप उस लाइफ से, अपने फैमिली से अलग हुए, वो 2 लाख रुपए कौन ला के देगा? कोई नहीं ला के दे सकता। दोस्तों तब आपको समझ आएगा कि भैया मेरी फैमिली तो सड़क पर आ गई। और एक फंडा होता है, एक प्रिंसिपल होता है लाइफ का, कि जितना भी आपकी लाइफ एनुअल पैकेज है, सैलरी का जितना भी एनुअल पैकेज है, उसका मिनिमम 15 to 20 टाइम्स आपको लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम लेना चाहिए। जैसे कि
अगर आपका पैकेज है 10 लाख रुपए का साल का, तो आपको मिनिमम 2 करोड़ रुपए का जो है लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है? ये फंडा आपको याद रखना है, जितना जल्दी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस ले लो बहुत अच्छा, और जितना ज़्यादा अमाउंट का आप ले लो वो भी बहुत अच्छा, ठीक है? अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने साल के 18, और एक अच्छी चीज़ क्या है पता है आपको? कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है ना, वो बढ़ता रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एक बार सेटल हो गया ना, तो वो कभी नहीं बढ़ता। यानी कहने का मतलब, अगर मेरे कज़न ने 26 साल की उम्र में 18,000 रुपए जो दिए थे, अब वो जब जब तक ज़िंदा है, 80 साल की उम्र तक अगर वो ज़िंदा है, तो भी 18,000 पर मंथ देगा। अब आप इमेजिन करो कि जब वो 40 साल, 50 साल बाद उस 18,000 की वैल्यू क्या रह जाएगी? उसकी वैल्यू रह जाएगी हार्डली 1800 रुपए। समझ रहे हो? लेकिन वो जो 2 करोड़ रुपए है, वो उसकी वैल्यू स्टिल 50-60 लाख रुपए होगी। तो मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों, कि लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस तो सबसे पहला गोल है आफ्टर योर हाउस। सेकंड चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सडनली कुछ ऐसी मेडिकल एजेंसीज़ आ जाती हैं, उन मेडिकल अर्जेंसीज़ में हम फँस जाते हैं, और उन मेडिकल अर्जेंसीज़ में हमारा बहुत पैसा सडनली ख़त्म हो जाता है। मैं आपको छोटा एग्ज़ाम्पल अपना देता हूँ, ठीक है? मैं मेरा शौक था जंगलों में घूमना। 3-4 साल पहले मेरी बाजू से, मतलब मैं गिरा और मेरी बाजू में एक फाइबर होता है, यहाँ पे स्ट्रैंड होता है, वो मेरा कट गया। तो अब जब मैं सर्जरी कराने फोर्टिस में गया, तो वहाँ उन्होंने सीधा बोल दिया कि 4 लाख का खर्चा होगा, ठीक है? अब 4 लाख रुपए का खर्चा होगा, तो डेफ़िनेट सी बात है, अगर मैंने सपोज़ करिए मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितने का है? 15,000 रुपए महीना, ठीक है? यानी मैंने सपोज़ करिए 15,000 रुपए साल का, सॉरी नॉट महीना, साल का। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें मुझे 10 लाख का कवरेज है। अब इमेजिन करिए, देखिए कितना अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। 10 लाख का कवरेज है, 15,000 रुपए का मैं साल का पे करता हूँ, मुझे 10 लाख तक मिलता है फैमिली को, ठीक है? अब 4 लाख रुपए का मेरा जो खर्चा आया, ठीक है? 4 लाख रुपए मेरे को इंस्टेंटली देने पड़ते, जबकि वो 4 लाख रुपए मेरी कंपनी ने भरे। अब आप इमेजिन करिए, 15,000 रुपए मैं उनको दे रहा हूँ साल का। मतलब कि अब मैं ज़िंदगी भर भी देता रहूँगा ना, 4 लाख रुपए तो उन्होंने वैसे ही पे कर दी। व्हिच मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत अच्छा है, और इसकी साइकिल को मत तोड़ना। क्योंकि जब आप किसी प्रीमियम की साइकिल को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है, और उनके एक अनडिफाइंड हिडन एजेंडाज़ होते हैं, हिडन नॉर्म्स होते हैं, जिससे आपकी जो प्रीमियम है वो बढ़ सकता है। तो कभी भी अपनी लाइफ की पॉलिसीज़ को कम मत तोड़ो। अब आते हैं हम आपकी क्रेडिट रेटिंग पे। जो आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है, अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है एक इंसान की? क्रेडिट रेटिंग होती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने जो भी, जिस इन्वेस्टमेंट, लोन, जो भी कुछ किया है, उसका आपका जो रिलेशनशिप है बैंक के साथ या क्रेडिट कार्ड कंपनी से, वो कैसा रहा है? फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करता हूँ। जैसे कि सपोज़ करिए, मैं अपनी बात करता हूँ। फॉर्च्यूनेटली मेरा सिबिल का, एक्सपीडिया का, सभी का क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है, व्हिच मीन्स व्हाट? 900 हाईएस्ट होता है, और उसमें भी मेरा 800 के ऊपर है। रीज़न बहुत सिंपल है। मैंने कभी भी, मेरा अगर आप सिबिल स्कोर देखेंगे और उसकी डिटेल निकाल के देखेंगे, तो पिछले 24 साल में कोई बैंक की ईएमआई, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, या कुछ भी ऐसी पेमेंट ऐसी नहीं रही जिसको मैंने 100% ऑन टाइम नहीं किया हो। इसी वजह से मेरा जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट स्कोर है, बहुत हाई है। याद रखना, लाइफ में आपको क्रेडिट स्कोर बहुत हाई चाहिए, अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एजेंसीज जो भी हैं, वो सबसे पहले आपकी चीज़ देखती है, आपका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, मतलब आपकी हिस्ट्री कैसी है, क्रेडिट हिस्ट्री। तभी आपको लोन भी मिलता है, तभी आपको आगे की सपोर्ट मिलती है। जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना अच्छा आपका जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ झुकाव रहेगा। वो लोग आपके पास हमेशा आएँगे। मुझे दिन में कम से कम 10 फ़ोन कॉल्स आते हैं, ये मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए। रीज़न क्या? क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हैं? उनको पता है कि मेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, मैं समय से पहले ऑन टाइम पेमेंट करता हूँ। तो दोस्तों, अपनी क्रेडिट रेटिंग को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत होने देना। अब मैं आता हूँ आपको एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल बताने के लिए, जो कि सभी चीज़ों का निचोड़ है। देखिए दोस्तों, एक ऐसी एक्सेल फ़ाइल बनाओ। एक्सेल फ़ाइल बनाओ, क्योंकि याद दिमाग में ना इन सब चीज़ें याद नहीं, ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ हैं कि आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी। एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें सारे के सारे अपने फ़ॉर्मूलाज़, अपनी पूरी की पूरी कोड्स, अपने पूरे के पूरे पिन, अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, उसको डिटेल को डालो, ठीक है? उसके बाद उसे ट्रैक करो। ट्रैक करने का मतलब है हर साल उसको देखो कि किस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना जो है प्रॉफ़िट हो रहा है। उससे आपको खुद पता लगेगा कि यार आपको कहाँ पे आपका एक्सपोज़र बढ़ाना चाहिए और कहाँ पे आपको आपका एक्सपोज़र कम करना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद, आपका जब आपने ये एक्सेल फ़ाइल बना दी, इसको रेगुलरली देखते रहो, ठीक है? उसके बाद आते हैं आपका इनकम टैक्स की
जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इनकम टैक्स के कुछ क्लॉज होते हैं, इनकम टैक्स की जो कुछ रूल्स होते हैं, आप मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हैं। पहली बात तो आपको 100% मैं सजेस्ट करूँगा, गो फॉर दी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए। वो आपके 5,000 रुपये उसे दिए हुए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आपके 50,000 बचा सकता है, याद रखिएगा। और अगर आप फिर भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैंने खुद ही अपना भरना है रिटर्न, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इनकम टैक्स रिटर्न के क्लॉज और नॉर्म्स हर साल चेंज होते हैं। आपको इसको रेगुलर स्टडी करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे आपको उतनी परफेक्शन आएगी। अब मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 2008 से जब मैं कंपनी में वो करता था, अपने कलीग्स का भी इनकम टैक्स भरता था। यू नो व्हाई? मैं अपना तो भरता ही भरता था, उनका भी। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि हर इनकम टैक्स की जब मैं फाइलिंग करता था तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। जब मैं हर इन्वेस्टमेंट के जब उनके नॉर्म्स को देखता था, क्लॉजेज़ को देखता था, उनकी कंडीशंस को देखता था, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि कुछ ऐसे इनकम टैक्स में क्लॉजेज़ होते हैं जिनको अगर आप एक्चुअली अवेल ही नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। अगर आप उन्हें अवेल कर दें ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सारा इनकम टैक्स की सेविंग हो सकती है। और एक फंडा है कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। जितना आप मैं ये नहीं कह रहा कि इल्लीगल तरीके से आप टैक्स को सेव करिए। डेफ़िनेटली आपको लीगल तरीके से आप टैक्सेशन को सेव कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे तभी मैं कह रहा हूँ ना आपको कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ क्लॉजेज़ ऐसे आ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड को जो है आप 1 लाख तक जो है आपको जो बेनिफिट है, 1 लाख तक ही आपको टैक्स फ्री रहेगा, उसके बाद 10% लग जाएगा। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलेगा भी हर साल जो है आप अपने 3 साल पुराने म्यूचुअल फंड भेज दो जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट है, ताकि आपका टैक्स भी कम होता जाए और आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलते जाए। तो ये सब चीज़ें आपके को समझ आए ना आए वो सेकेंडरी है। इसीलिए एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो दोस्तों, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें शायद मैं डेफ़िनेट सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे और पैसे को वेल्थ में ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है आप बहुत बड़े बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, पैसा आप कितना भी कमाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे की मैनेजमेंट आप कितनी भी अच्छी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस आपकी हेल्थ अच्छी है और आप स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जीते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो है हेल्थ, और सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो ये है कि आप कितने स्ट्रेस फ्री हो। तो दोस्तों, पैसा जितना मर्जी कमाओ, लेकिन याद रखना अपनी हेल्थ पे डेली काम करना, अपने डाइटरी हैबिट्स पे, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। राकेश झुनझुनवाला 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे 62 की एज में, लेकिन उन्होंने सब कमाया अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके। ठीक है, 10 दिन पहले उन्होंने ये कहा, मरने से 10 दिन पहले, कि यार कोई मुझसे ये 40,000 करोड़ रुपए लेके मुझे 40 मिनट दे देना तो मैं वो भी तैयार कर देता हूँ। लेकिन उन्हें वो 40 मिनट भी नहीं मिल पाए। दोस्तों, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए करके आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे से आप हेल्थ नहीं कमा सकते, उस पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते। सो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हेल्थ जो है उस पे पैसा खर्चा करो। हेल्दी चीज़ों को खाओ, अच्छी चीज़ों को खाओ। और सबसे बड़ी चीज़ है आफ्टर हेल्थ, दैट इज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ। ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस पे मंथन ज़रूर करिए। किसी भी प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को अपने साथ लेके चलते रहे ना, तो वो प्रॉब्लम आपको ना चलने देगी और हर मोमेंट पे दर्द देगी। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे किसी इंसान से या किसी प्रॉपर्टी से या किसी भी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहा ना, तो मेरी लाइफ में चाहे मैं जितना मर्ज़ी पैसा कमा लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इसलिए दोस्तों, अपना जो है ना लाइफ में हमेशा याद रखो, अपना पैसे को, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो हेल्थ को, और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय लिया आपका, और ये सब चीज़ें अगर आप सोचेंगे, करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो शायद अपने आप पैसे को आप वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, वो कहते हैं ना गिर गिर के इंसान सीखता है, तो मैंने भी थोड़ा गिर गिर के सीखा है। अगर आपको कुछ मेरे इस वीडियो से सीखने को मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।